सो नाउ वी हैव द चैप्टर एपी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई डाउट्स हैं साथ साथ सॉल्व करते रहो। आपके टेस्ट में आपको कोई डाउट है, एक क्वेश्चन रहेगा था टेस्ट का, वो एपी के बाद करवाती हूँ लास्ट के 5 मिनट्स में। तो 1 घंटे में क्लास ओवर हो जाएगी, 1 या 1.25 घंटे में मैं बिल्कुल बेसिक्स करवाऊंगी एपी के आज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ठीक है, या कोई भी सीक्वेंस कहा जाता है, व्हाट इज द प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी, कुछ ना आपको काफी बार वो पजल्स आती हैं, या आपने ओलंपियाड किए हैं, या कुछ भी हमने कॉम्पिटिशन जो भी थोड़ा बहुत हम करते हैं, तो हमें कहा जाता है गेस द नेक्स्ट नंबर, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख रही हूँ 1 4, देन आई राइट 9, देन आई राइट 16, देन आई राइट 25। तो बेस्ड ऑन द गिवन पैटर्न जो मैंने लिखा है, क्या आप मुझे नेक्स्ट के 3 नंबर्स बता सकते हो? मैं अब नेक्स्ट, मुझे इसने कहा 36, तो इसने 36 किस लॉजिक से कहा? मैं किसके स्क्वायर लिख रही हूँ? नेचुरल नंबर्स के 1 से स्टार्ट करके। इसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा आएगा? 64, है ना। तो आपने बेस्ड ऑन दीज फ्यू नंबर्स दैट वर गिवन टू यू, यू गेस द अदर नंबर्स जो उसके फॉलो अप में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये लिख कर दे दूं, अब तो गेस करना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? क्यूब लिख रही हूँ तो क्या आ जाएगा? 125। इसके बाद क्या आएगा? 216, बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाएगा 343H, सो ऑन। मैं क्यूब ऑफ नंबर्स लिख रही हूँ। ठीक हो गया। मान लो कुछ इस तरह से नंबर है। अब नेक्स्ट बता सकते हो? 32। मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करती जा रही हूँ नंबर को, नेक्स्ट आएगा 64, नेक्स्ट आएगा 120। समझ में आ गया? तो जब मैंने कुछ नंबर्स को लिखा और उनके बेसिस पर आपको नेक्स्ट नंबर्स, नेक्स्ट 3 या 4 या जितने भी नंबर्स है, मैंने फिल इन द प्लेसेस करने को कहा, और आपने उन नंबर्स के एक पैटर्न को देखकर नेक्स्ट नंबर्स फिल किए। दिस हैपेंस विद लेटर्स आल्सो। अल्फाबेट में भी होता है, एबीसीडी कभी कभी स्किप करके लिखते हैं। या फिर अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा है ना, दिस इज वन पजल जो मैं हमेशा देती हूँ क्लास में, बिकॉज ये कोई सॉल्व नहीं कर पाता। मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब मुझे बताओ इसके लास्ट में क्या है? सो आई रिटन दिस पजल। इसके मैंने कुछ पैटर्न नंबर लेटर्स लिखे हैं दैट रिप्रेजेंट सर्टेन थिंग्स। तो आपको बताना है मुझे कि नेक्स्ट के 3 डिजिट्स या नेक्स्ट के 3 लेटर्स क्या आएंगे, फॉलो अप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, इनको डेली लाइफ में आप यूज करते हो, बहुत बार यूज करते हैं। जो मर्जी सोच लो। ठीक है, और मैथ्स में तो हम यूज ही यही करते हैं एवरी टाइम। सोचो क्या होगा ये। मैथ्स में हम यूज ही इसे करते हैं। सो अगर मुझे ये लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसके बेसिस पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हम अब इस तरह का सीक्वेंस करेंगे, या एपी किसको कहते हैं। ठीक है, अनरिलेटेड टू दीज वन, बट हाँ एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, एपी इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। बहुत इजी है। अगर मैं काउंट डाउन शुरू करूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई काउंट 1 to 10, 1 2 3 फिर उसके बाद दीज आर नथिंग बट 1 2 3। फर्स्ट लेटर है जब हम वर्ड वाइज नंबर्स को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 9 10। ठीक है, तो ये गेस करना पैटर्न्स को कभी कभी इजी होता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे वेज में नंबर्स को लिखकर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, इफ 12 इज इक्वल टू कुछ इस तरह से मैं लिख कर देती हूँ। ऐसा भी आता है ना, आपको लॉजिक दिया होता है, आई राइट 2 3 इक्वल टू 6, 3 4 इक्वल टू 12, 4 5 इक्वल टू 20, एंड सो ऑन। समझ में आ गया ना? आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिजिट्स को और फिर आप उसके प्रोडक्ट को लिख रहे हो। तो अगर हमें ऐसा कुछ दिया जाए तो हमें पता है कि कुछ लॉजिक के साथ इन नंबर्स को निकाला जा रहा है, इन नंबर्स की प्लेसमेंट की जा रही है। ठीक है, अब यही हमने करना है, या इसी चीज को अब आते हैं। मान लो मुझे कुछ इस तरह से नंबर दिया हो, पहले मैं लिख रही हूँ 1 4 7 10 13। नेक्स्ट बता सकते हो क्या आएगा? 16, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स में 3 ऐड किया, तो 16 + 3 क्या हो जाएगा? 19।
फिर क्या आ जाएगा 22। समझ में आ गई बात ये कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, लेकिन इन सीक्वेंस पे पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने क्यूब किया, फिर मैं क्या करी थी, फिर मैंने कौन से नंबर्स लिखे थे, वो मल्टीप्लाई करके लिख रही थी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक फिक्स नंबर सब में ऐड किया और मैं ऐसे नंबर लिखते जा रही हूँ। कब तक लिख सकती हूँ, जब तक मुझे कहा जाए, ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंस को, जो ये वाला होता है जो हमेशा एक फिक्स नंबर से इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है या डिक्रीज होता है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे वाले सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कि नंबर्स, द नेक्स्ट नंबर इंक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा, सबसे इजी वाला मैं लिखती हूँ, नंबर जब मैंने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 2, कोई भी मल्टीपल्स लिखोगे ना वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, किसी भी नंबर पे। एवरी नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 2, every next term is increasing by 2, that we say is an arithmetic progression, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आप नंबर्स को एक फिक्स नंबर से इंक्रीज करते जा रहे हो। इतना क्लियर हो गया सबको। आप नेक्स्ट नंबर को एक फिक्स नंबर से, और वो थ्रू आउट फिक्स रहेगा, ये नहीं कि आगे जाके कभी 3 हो जाएगा, जब तक कहीं कहा गया तब तक वही रहेगा, और वो फिक्स नंबर से इंक्रीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट उसे कहा जाता है एपी। जनरल लाइफ में जो एपी है उसकी काफी ज्यादा यूसेज होती है। जनरली जो भी प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, या जो भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, वी से दैट इज दैट द इंक्रीज, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ एपी, ठीक है। कि अगर मैंने 4 यूनिट्स प्रोड्यूस या 4 किलोग्राम प्रोड्यूस कर रही हूँ आज, ग्रेन्स मेरे आ रहे हैं, या मैंने व्हीट प्रोड्यूस की है, तो नेक्स्ट ईयर अगर मैंने 6 किया तो उसके आगे 8 केजी, इस तरह से। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो एक नंबर से प्लस होता है हमेशा, लेकिन जो पॉपुलेशन होती है वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जब मैंने जब ये लिखा था 1 2 4 8, मैं नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करती जा रही थी, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो पॉपुलेशन होती है वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और एक चीज होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन होती है। कैसा वाला होता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, राइट। तो जैसे कि कोविड के केसेस में था 1, then it spreads to 100 to thousands, ऐसा ही था ना। तो उसको हम कहते थे ग्रोथ जो है उसकी, जो फैला, जो उसका स्प्रेड है वो एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसे वाली सीक्वेंसेस बहुत आती हैं, आपके लिए बहुत बेसिक वाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं एपी। समझ में आ गया। पहले तो लिखो एपी होती क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो 2 4 6 8, एवरी नेक्स्ट टर्म इंक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर, every next term increases by a fixed number। जिसे मनी सेव करते हो, तो मनी, या हमें सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, या पॉकेट मनी में इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो एपी के थ्रू होता है यूजुअली। समझ में आ गया। एक फिक्स इनकम इंक्रीज की जाती है कि नहीं, आज अगर 50 रुपीज इंक्रीज किया पर मंथ, राइट, नेक्स्ट मंथ 100 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा। या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कहीं मिले, अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, तो समटाइम्स इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ एपी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे होते हैं। अब उसके बाद आपको एपी ही आएगा, ठीक है ना। वो तब होता है जब हम सीक्वेंसेस पढ़ते हैं, अभी हम सीक्वेंसेस नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। तो सीक्वेंसेस बहुत तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपी होता है। तो किसी भी लॉजिक से टर्म्स को इकट्ठा लिख दो, और फिर उन लॉजिक्स को समझो, और फिर अगर उस लॉजिक्स को समझकर हम नेक्स्ट की 3 4 टर्म जितनी भी कही गई है बता सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और अगर मैं उनमें से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस उठा लेती हूँ जिसमें मैं देख रही हूँ कि हर एक नंबर, एक हर एक टर्म एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रही है, उसको हम बोलते हैं एपी। तो मैंने ना अभी एक वर्ड यूज किया, इंक्रीज कर रही है हर एक टर्म। तो अगर मैं ये लिखती हूँ, मान लो मैंने ऐसे लिखा 100 70 40 30, नॉट ऑफ कोर्स 30 10, देन -20
तो क्या ये टर्म्स एपी बनेंगी? ये डिक्रीजिंग है, तो मैंने जो इंक्रीज बोला ना वो सिर्फ एक आपको रेफरेंस देने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था। ईच टर्म चेंजेस, तो इसमें इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है बाय अ फिक्स्ड नंबर। नंबर फिक्स रहेगा, ये नहीं कि पहले हमने 70 बोला तो मैंने यहाँ पे इसको 30 कर दिया कि नहीं कम तो कर रही हूँ ना, 10 से कम कर दिया फिर क्या है, वो नहीं। एक फिक्स कम है, तभी हम उसको एपी बोले। क्लियर हो गया? तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर, देन वी से इट एज एन एपी। तो ये चेंज जो होता है, नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि मान लो हम काफी साल हम लोग का है, हमारे मार्क्स उसी एक उस पर रहते हैं, प्रोडक्शन वही रहती है या पॉकेट मनी वही है हमारी, तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो दिस इज ऑल्सो एन एपी। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी, जो इनका डिफरेंस है टर्म्स का वो 0 है। ठीक है, अब आते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी जो हम एपीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर जो हमने लिखे 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो इनमें नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एपी। पूरी एपी 3 फॉर्मूलाज पे टिकी हुई है, 3 भी नहीं 2, बस उसकी वेरिएशन फॉर्मूला की 1-2 की है। 3 फॉर्मूला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला के 2 टाइप्स हैं बस, या ये यूज करोगे या वो यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, और पूरी एपी आपकी 2 फॉर्मूलाज पे टिकी हुई है। लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मुश्किल आती है ना, क्योंकि वहां हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ पर भी एपी में इनिशियली आपको स्टेटमेंट फॉर्म ही करनी है, तो पूरी एपी एक तरह से स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। लॉजिक वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्वेश्चंस को समझना है, और कुछ टाइम के बाद 1 महीने के बाद ना एपी सब समझ में आ जाएगी, बिकॉज इट बिकम्स रेपिटेटिव, वही सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी वही सारी है, मतलब उनको रट्टा मारना है। 6-7 प्रॉब्लम्स है जो इधर उधर घूमती रहती है आसपास करके, उन्हीं को घूमना है, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स या टाइम एंड वर्क, टाइम की डिस्टेंस। बार बार वही क्वेश्चन करवाती हूँ, एक ही पैटर्न है, आपको वो उसका सिस्टम ही याद करना है। ऐसे एपी का भी एक सिस्टम याद करना है। रेस्ट एपी बहुत इजी है, हाँ, पर अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये जैसे 2, ये हुआ 4, देन 6, देन 8, दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एपी। और जो इनमें डिफरेंस है, ठीक है, अच्छा टर्म्स ऑफ एपी है ना, जो 2 है वो सबसे पहले आई, उसको हमने बोला फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो 4 है वो आई सेकंड टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2, 6, 4 की टर्म तो है, पर मैंने किसी और ऑर्डर में लिख दिया? नहीं। तो सेकंड प्लेस पर अगर मैं इसको एपी बना रही हूँ तो सेकंड प्लेस पर नंबर 4 पे आना चाहिए, फिर नंबर 6 पे आना चाहिए। तो इसका मतलब इनकी टर्म्स की ना प्लेसेस भी फिक्स है, ऐसे नहीं है कि हमने इकट्ठा किया और फिर एक बैग में डाल दिया और कहा कि हमारे पास एपी है। हम इसको प्रॉपरली एक स्ट्रिंग में अटैच करेंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही कैरी करेंगे, और तब हम कहेंगे ये एपी बनी है। ठीक है, अब आपने इसको अगर बैकवर्ड्स भी लिख दिया, मान लो मैंने वो कहा ना स्ट्रिंग में अटैच किया, तो आप 2, 4 से रीड कर रहे हो या आप इसको ऐसे रीड कर रहे हो 10, 8, 6, 4, 2, तब भी एपी रहेगी। क्यों? तब भी एपी है, डिफरेंस क्या है? -2। डिफरेंस चेंज हो गया लेकिन एपी तो बन रही है ना। नंबर तो एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज करे, इसके बाद में आपसे पूछूंगी क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे? 0। इसके बाद क्या आएगा? -2। समझ में आ गया कि हमारा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन जो नंबर फिक्स है, जो मतलब इंक्रीज डिक्रीज है, वो फिक्स है, उस वजह से हम नेक्स्ट की टर्म बता पा रहे हैं। ठीक है, तो एपी चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो वो एपी रहेगी, लेकिन मैटर करता है कि हम आगे से पढ़ रहे हैं या पीछे से। हमें बताया जाता है, मतलब होते हैं क्वेश्चंस की एपी इस तरह से है, गिवन टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स क्या, लोकेशन फिक्स्ड है। तो जैसे कि ये नंबर 2 इज द फर्स्ट टर्म, तो इसको हम कहते हैं एज A1। फर्स्ट टर्म फिक्स है, उसको बोला A1, तो A1 की वैल्यू हम क्या कहेंगे? 2। तो ये 4 को हम क्या लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में? इसके लिए हमने एक ना सिंबल, जैसे सबस्क्रिप्ट नहीं होती है, हमने सिंबल बना दिया, प्लस का सिंबल। हम प्लस तो वैसे आप PLUS लिख रहे हो, लेकिन प्लस का सिंबल ये रखा है। हाँ जी सहज। मैम आपकी आवाज ना बहुत कट रही है आज। मेरी आवाज कट रही है आज? 1 मिनट, लेट मी चेक क्यों हो रहा है ऐसा। इससे तो कनेक्टेड नहीं है। Just a minute.
आप देखो। यस मैम, अब ठीक है। ठीक है। चलो, अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट टर्म A2 एज 4। ठीक है, तो जो 6 है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A3। A जो है वो AP से आ गया, और जो 3 है वो थर्ड टर्म हो गई। ठीक है ना, A3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट A4, ये जो A4 दिखा रहा है ना, वो उसकी पोजीशन बता रहा है कि पूरे सीक्वेंस में फोर्थ टर्म कौन सी है। समझ में आ गया। 8। तो अगर मैं पूछती हूँ A5 तो क्या होगा, 10। और अगर मैं 12 लिख रही हूँ तो 12 को आप कैसे शो करोगे, A6। समझ में आ गया। एक सिंबल यूज किया हुआ है AP का, नहीं, ए ही यूज करते हैं इसको। ठीक है, AP के लिए ए यूज करते हैं, आगे भी जब हम पढ़ते तो ए ही यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज ए ही यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिक्स इसकी टर्म है। इतना क्लियर हो गया। तो A1, और बस इसमें याद रखना जो ये 2 है, स्टार्टिंग बहुत मैटर करती है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। जो सेकंड इसमें काम आता है उसे हम कहते हैं जो फिक्स्ड डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको शो किया जाता है डी के साथ। नेक्स्ट जो हमारा AP की टर्म है वो होता है कॉमन डिफरेंस, उसको शो करते हैं डी के साथ। और कॉमन डिफरेंस उसके लिए सिंबल जो हमारा है डी, और वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा आप सेकंड से फर्स्ट पर आते हो, ऐसे माइनस करते हो, या A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करना है, लेकिन दो कंसेक्टिव में भी बड़ी से छोटी टर्म। समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, हमेशा कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकलता है। क्लियर हो गया ना। अगर मैं कहती हूँ कॉमन AP 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप क्या कर रहे हो, 2 4 6 8। बात समझ में आया कि क्या ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आएगा। तो आप +2 बोल रहे हो, -2 मैटर करता है। क्लियर हो गई बात है। तो AP में दो चीजें यूज की, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। इतना क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस D विच इज नेक्स्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, द प्रीवियस टर्म। ये दो चीजें AP में यूज होती रहेंगी हमेशा। AP की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब हम बोलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, मान लो मुझे कुछ इस तरह से दिया हो, दो सीक्वेंस में लिखती हूँ, हम लोग उसको ही स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख रही हूँ, नंबर्स हैं मेरे पास। AP का ग्राफ में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने आपको एक AP लिख कर दी, कौन सी लिख कर दी, चलिए लिख कर देते हैं। हमने लिखा 1 4 7 10 13। तो मुझे बताओगे फर्स्ट टर्म क्या है। A1 लिख देते हैं या A लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म को जनरली A1 भी लिख देते हैं या A भी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस आप क्या करोगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैंने ये लिखा 100 70 40 10 -20 सो ऑन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 100। कॉमन डिफरेंस आप क्या लिखोगे, 70 -100 -30। तो हम पहले ही बोल चुके थे कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले ना कुछ चीजें हमारी, या कुछ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना इसकी AP की, वो यही होती है कि पहचानो AP है, गिवन नंबर दिए होंगे तो क्या ये AP बनती है। ठीक है, अगर बनती है तो फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। आज यही करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है एक्सरसाइज, अच्छा इसमें भी ना क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको इग्नोर मत करना। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही वो आपके 1 मार्क में, MCQs में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल 1 बुक का, पेज नंबर 54, एग्जाम्पल नंबर 1। बुक ओपन करो, पेज 54, एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स जो 50 एक्सरसाइज 5.1 है ना, वो हमारी इसी चीज पे बेस्ड है। मैं AP का भी वर्कशीट शेयर कर दूंगी, जैसे बाकी सबकी की हुई है, उसको भी कर लो। काफी क्वेश्चंस है विद आंसर्स हैं।
ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, है ना, ये हमें दिया हुआ है। और क्या लिखा है फॉर द एपी, अच्छा ये बताया हुआ है कि एपी है, ठीक है। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, चलते जाओ कहते हैं ऐसे ही। तो इसने कहा है कि ये एपी है, ठीक है, बता दिया उसने। तो अब बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। 1/2 -3/2, तो क्या हो जाएगा -2/2 विच इज -1, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। 4, 10। अच्छा इसने अब कहा है एग्जाम्पल 2 में बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। 4, 10, 16, 22, और अगर एपी है ना तो कहते हैं कि उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिख दो। तो है यस, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, उसके बाद 32, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1 -1 -3 -5, 1 -1 -3 -5, क्या ये एपी फॉर्म करती है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है हमेशा, -1 लो जो कि है सेकंड टर्म, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो -1 कितना हो गया, -2, तुम्हारे पास -2 आ गया है ना। मैंने क्या किया, A1 इज 1, A2 इज -1। कुछ टाइम के लिए इनिशियली ये करना पड़ेगा, बिलीव मी, अगर प्रैक्टिस होगी ना एपी की, ऑलरेडी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो बताइए हम लोग इतना टाइम लगाते थे इसमें। A3 क्या लिखोगे, -3। कॉमन डिफरेंस क्या लिखना है हमने, A2 -A1। A2 लिखा -1, A1 इज -1, लिखो इसको, इज इक्वल टू -2। फिर हमने करना है A3 -A2। Why I insist on writing this? Sometimes they check whether this is an AP. Justify. ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया पेपर में तो जस्टिफाई करना ही नहीं आएगा। तो आपने दिखाना है कि हमने A2 -A1 किया, -2 आया। A3 -A2 किया तो -3 -1। किसी को समझानी है तुम्हें अपनी बात, किस तरह से समझाओगे। आपको पता है ये एपी है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन यू हैव टू पुट इट फॉरवर्ड। तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको भी, मैं लिखूंगी, देखो A3 क्या लिखा, -3, A2 क्या है, -1, दोनों को माइनस कर दो, -3 + 1 क्या हो गया, -2। Since the common difference is same, hence the given sequence is an AP. Since common difference is same, hence the given sequence is an AP. क्लियर हो गया इतना। और इसके नेक्स्ट की दो टर्म्स क्या होंगी, क्या लिखोगे नेक्स्ट की टर्म में, -7 एंड -9, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है -2 2 -2 2 -2। ये पैटर्न तो बन रहा है, क्या ये एपी है, नो, क्योंकि मैंने इसको माइनस किया तो क्या आता है, 2 माइनस ऑफ -2 कितना आ गया, 4। और इन दोनों को माइनस किया, -2 इज -4, विच इज, ये नहीं कहोगे माइनस का ही फर्क है, दोनों बहुत डिफरेंट नंबर्स है ना। एक आपको 4 दिया जाए क्वेश्चन में और एक में -4 लिख दो, मार्क्स में बहुत डिफरेंस है ना। हाँ इसीलिए, समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर दिस इज नॉट एन एपी, अगर एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट की टर्म्स की सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब बता सकते हो नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, कितनी बारी आएगा, 3 टाइम्स, है ना। ऐसे नहीं लिखा हुआ 1, एक होता है ऐसे लिखा जाता है 2 2, देन 3 3 3, देन 4 4 4 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5, कितनी बारी आएगा, 5 टाइम्स। तो ऐसा नहीं लिखा गया, है ना। ये लिखा गया है 1 1 1 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। डज these numbers form an AP? चलो वेरी। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.1। ये दी हुई है रियल लाइफ सिचुएशंस कुछ, और कहा जाता है कि ये एपी बनती है कि नहीं। एक्सरसाइज 5.1 हो सकता है दर्शन रीजनिंग में पूछ ले,
या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग की किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, ये टैक्सी फेयर पीछा नहीं छोड़ता है ना, एक लाइब्रेरी वाले चार्जेस और ये टैक्सी फेयर, 9th में भी यही थे और 10th में भी वही है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, पर किलोमीटर एडिशनल। अच्छा, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो कितने पैसे दोगे? 50। अगर 2 किलोमीटर जाते हो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो 15 प्लस कितना हो गया? फिर अगर आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हो 15 प्लस 24 कितना हो गया? अब तुम नंबर्स को लिखो, पहले 15, फिर 23, 31, 39। डज दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? यस। तो टैक्सी फेयर जो है वो एपी के पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है। यस, द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। फर्स्ट टर्म जिसकी है 15, कॉमन डिफरेंस है 8। क्लियर हो गया सबको ये? सेकेंड पार्ट रब कर दो, ये तो लिख लिया। कर दो ना इधर। सेकेंड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, the amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4, vacuum pump removes 1/4 of the air, 1/4 of the air remaining, ये बहुत जरूरी है जो वर्ड लिखा है ना, remaining in the cylinder। एक सिलेंडर है, उसको आपने पंप लगाया हुआ है, ठीक है। एक प्रेस करते हो, हवा बाहर जाती है, गैस बाहर पास हो रही है, जो भी उसमें है फ्रेग्रेंस है, जो भी उसमें बाहर जा रही है। और कितनी जा रही है? एक पंप कितना रिलीज कर रहा है? 1/4 ऑफ द एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड। मे बी उसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो भी हुआ उसकी वजह से वो जितना प्रेजेंट है उसका 1/4 निकालेगा हमेशा। ठीक है। तो मान लो उसमें ना, मान लेते हैं एक नंबर की 100 एयर थी, 100 यूनिट्स एयर थी। ठीक है। एक फर्स्ट पंप किया, कितनी निकल गई और कितनी रह गई? 7। अब सेकेंड पंप कर रहे हो आप, कितनी निकलेगी? 1/4 किसका? रिमेनिंग का। 75 का 1/4, तो जो बचा वो 75 का 3/4 होगा। इतना समझ में आता है? 1/4 बाहर निकल रहा है, 75 का 3/4 अंदर है, रिमेनिंग है। ठीक है। तो जिसको सॉल्व करोगे 225/4 आ गया। पहले 100 थी, फिर 75, फिर 225/4 विच इज 56.25। समझ में आ गई बात ये कि नो? इसको तुम सॉल्व कर लो, ये 75/4 हो गया। इसको हाफ करोगे 37.25 आएगा, फिर हाफ करोगे तो कितना आएगा? 18.25 की 75 डिवाइड कर लो इसको, चलो करो। 1872 7। अब आप क्या करोगे? रिमेनिंग कितनी है? 75 में से 18.75 माइनस करोगे। अब ठीक है, तो कितनी बच गई आपके पास? ये 0.25, 56.25। नेक्स्ट खत्म कितनी होगी? 56.25 का 1/4, रह कितनी जाएगी? 56.25 में से माइनस करोगे 56.25 का 1/4। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। उसका 1/4 बाहर निकाल रहा है वो पंप। ठीक है ना? अब आप देखो, पहला जो आपका रिड्यूस हुआ वो 25 से हुआ, जो दूसरा रिडक्शन है इट इज बाय 18.75। So will you call this pattern
एन एपी नो। ये एपी कब है? जब आपका फिक्स नंबर, उसमें 25 यूनिट्स ही बाहर निकालने, जितने मर्जी है उसमें, ठीक है। अगर ये रिमेनिंग ना लिखा होता कि 1/4 ऑफ द एयर एग्जैक्ट ओरिजिनली प्रेजेंट, उसने बाहर पंप आउट करना ही है, कि इसका यूनिट ऐसा फिक्स है, इसने 1/4 निकालनी है बाहर। तो 1/4 आपने देखा कि इसमें क्वांटिटी 100 है, उसने 1/4 100 का ही बार बार निकालते रहे, ठीक है। तो एवरी टाइम वो फिक्स हो गया, 125 यूनिट्स वो हर बार निकाल रहा है, तो वो एपी बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें ये रिमेनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, रिमेनिंग नहीं लिखा होता तो ये एपी जरूर बनती, पर रिमेनिंग लिखा हुआ है इस वजह से एपी नहीं बनी। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। तुम्हारी बुक कहाँ है दिव्यांशी? गलत बात है ये। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and 50 for each subsequent meter, rupees 50 for each subsequent। तो अगर आपने फर्स्ट मीटर 1 मीटर ही खुदवाना है तो कितने पैसे दोगे? 150। लेकिन आपने अगर 2 मीटर खुदवाना है, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। अगर आपने 3 मीटर खुदवाई करवानी है, 150 प्लस 50 प्लस 50 की 2 मीटर चलना है, वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 250। सो विल दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? यस, ठीक है। The amount of money in every account when 10,000 is deposited at compound interest। अब ये compound interest 8 में किया था, 8% पर annum, पर जितना किया था उतना काफी नहीं होता, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आपको बहुत कम प्रैक्टिस करवाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आता है? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? बढ़ती है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है कि मैंने 10,000 रुपए जमा करवाए, बैंक ने मुझे मान लो 100 रुपए इंटरेस्ट दिया या 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या एज्यूम करता है कि मैं बैंक में जाती हूँ 1 साल के बाद, ये 1,000 रुपए विड्रॉ करके लेकर आती हूँ, मैंने अपने निकाल लिए वो 1,000 रुपए, तो बैंक के पास अब मेरे पास कितने रुपीज है? 1,000। 10,000 ही है ना, 10,000 रहेंगे, तो वो उन 10,000 पर इंटरेस्ट देगी। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? मैंने पैसे जमा करवाए, बैंक ने 1,000 रुपए दिया, मैंने कहा नहीं नहीं अब तुम्हारे पास मेरे 11,000 है, नाउ यू ओ मी द मनी विच आई डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट इज एक्चुअली 11,000। तो जो नेक्स्ट ईयर है इसका मानकर चलो कि मैंने आपके अकाउंट में 11,000 जमा करवाए हैं, जिस पर आपको मुझे इंटरेस्ट देना है, तो नाउ दे विल गिव मी 10% के हिसाब से 1100। तो अब मेरे पास अकाउंट में हो जाएंगे 100। फिर भी मैं कहूंगी नहीं, वापस नहीं ले रही हूँ पैसे, इतना ही रखो, फिर वो मुझे इस पर इंटरेस्ट देंगे, तो मेरा इंटरेस्ट हर साल बढ़ता जाता है, एक फिक्स नंबर नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग हो रही। कंपाउंडिंग बेसिकली मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मनी तो मेरी जो ओरिजिनल 10,000 थी वो तो पैसा कमा रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। ये 1100 क्यों आया? एक तो ये 1,000 का, 10,000 का 1,000 रुपए, और ये 1,000 का 100। समझ में आ गया? फिर ये कैसे आया ब्रेकअप देखो, पहले 1,000 रुपए पे 10,000 पे 1,000 रुपए मिले, फिर इस 1,000 रुपए पे 100 रुपए मिले, और फिर जो 100 रुपए थे मेरे पास, और नहीं 10 नहीं, फिर ये जो नेक्स्ट 1,000 था इस पर 100 रुपए मिले, और फिर 10 रुपए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट पहले 1,000 रुपए का था, फिर 1,000 प्लस 100 का था, तो सब पे इंटरेस्ट मिल रहा है फर्दर। फिर होगी बात है। सो जब कंपाउंडिंग है तो वो एपी फॉर्म नहीं करती, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो एपी फॉर्म करती है। लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, कंपाउंड इंटरेस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, कंपाउंड इंटरेस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम फटाफट से करो, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 मैं करवाती हूँ, उसमें कुछ चीजें हैं जो करवाने वाली हैं। क्वेश्चन 3 आई थिंक यू कैन ऑल डू। क्वेश्चन 2
सेकंड क्वेश्चन ना सारे कर सकते हो आराम से। तो क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10, एपी फॉर्म करो, उसकी फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो। फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40। तो ए पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट है a -2 d 0, क्या लिखोगे, -2, -2, -2, -2। सी पार्ट 4, कॉमन डिफरेंस -3 है, 4, 1, -2, -5, सो ठीक है, चार टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट है a इज -1, d इज 1/2, -1 देन -1 प्लस 1/2 कितनी होती है, -1/2। फिर -1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0, देन 0 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। कुछ नहीं है, 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करते ऐड करते जा रहे हो, 1/2 देख रहे हो ना। कभी कभी मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉइंट्स में मत देखो, फ्रैक्शंस में देखो। यहाँ पर मैं सच में कहूंगी फ्रैक्शंस में मत देखो, पॉइंट्स में देखो, कितना आसान हो जाता है। 1/2 इज बेसिकली 0.5। अब तुम -1 में 0.5 ऐड कर रहे हो, क्या हो जाएगा, -0.5। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, -0.5 में 0.5 ऐड कर रहे हो, कितनी हो जाएगी, 0। फिर 0 में 0.5 ऐड करो, कितना हो गया, 0.5। नेक्स्ट में हो जाएगा 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। तो ये दिस इज एन एपी, हमारे हमने लिख दी। अब नेक्स्ट देखो, उसने जो फिफ्थ पार्ट दिया है ना, वो ऐसे ही करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, -1, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, -1 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, -1 देन -0.5, नहीं सॉरी, मैं फिर से वही पार्ट करवा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट ना डेसिमल्स में दिया हुआ है, विच इज 1.25 -1.25, और फिर है d एज -0.25। तो फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म इज -5, कॉमन डिफरेंस कितना है। थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म इज, कॉमन डिफरेंस क्या है, +4/3 माइनस, बढ़ रही है ना 4, 1/3 5/3 हो गया, तो +4 ही होगा, प्लस में, ठीक है। देन फिफ्थ फोर्थ पार्ट, a इज 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.1। ऐड अच्छे से करो, इनिशियली हमेशा गलती होती है, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद ये ठीक हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ना ऐसा क्वेश्चन ही पेपर में आता है, एंड समटाइम्स दे डू आस्क यू राइट द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स। मैं आपको, मैंने वर्कशीट में भी वो क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको वो दे भी दूंगी। एंड समटाइम्स वो पैटर्न लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि कुछ अजीब से नंबर्स लिखे होते हैं, और कहा जाता है कि एपी का आप बताओ, एपी बनती है, अगर बन रही है तो कॉमन डिफरेंस निकालो या नेक्स्ट की दो टर्म्स निकालो, ठीक है। अब देखो इसमें पहले लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, बनती है एपी, नो। नेक्स्ट है फर्स्ट का, तो हम आंसर लिख देंगे नो। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, 2, 5/2, 3, 7/2। और जब ये ऐसे फ्रैक्शन दी हो ना, इसको हमेशा 5/2 की जगह ना टेक इट एज 2.5, सोचना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इट इज 2, 2.5, 3, 3.5। अब बताओ एपी बनती है, यस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 0.5। नेक्स्ट की थ्री टर्म्स लिखनी है, तो क्या लिखोगे, 4, 4.5, 5। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट,
थर्ड में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो फर्स्ट टर्म आपको बताया गया है, यानी ऑफ द फॉलोइंग कहा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट टर्म ये लेकर चलती हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या लिखूंगी? -3.2 + 1.2 हो जाएगा ना? क्या है? 2 प्लस -2, सॉरी। नेक्स्ट में भी -2 आएगा, तो यस दिस इज एन एपी। इसके बाद क्या लिखोगे? माइनस, देन 11.2, देन 13. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है -10, -6, -2, 2 +4 है। बढ़ती जा रही है ना सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म इज -10, कॉमन डिफरेंस इज 4, नेक्स्ट की टर्म होगी 6, 10, 14। अब आ जाओ जो अब हमारे थोड़े घूमने वाले क्वेश्चन है इसमें, उन सब पर। नंबर दिया हुआ है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो क्या ये एपी है? फर्स्ट टर्म हमने लिखी 3, कॉमन डिफरेंस 3 + √2 -3, √2 आ गया। ऐसे ही 3 + 2 √2 -3 + √2, ये ब्रैकेट्स में होगा। जब इसको ओपन करोगे 3 + 2 √2 -3 -√2, तो 3 कैंसिल हो गया। 2 √2 -√2 कितना हो जाता है? √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, hence the given terms form an AP। नेक्स्ट की तीन टर्म्स क्या लिखेंगे? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। अब सिक्स पार्ट पे आ जाओ। 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। अब ऐसे 0, -4, -8, -12, यस। -4 डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 0, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? -16, -20, -24। सेवन पार्ट, 8 पार्ट, यस। डी कितना होगा इसमें? 0। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, नो। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, ये पावर्स ऑफ 3 है, तो नो, दिस इज नॉट एन एपी। ए, 2a, 3a, 4a, यस। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस a, नेक्स्ट की 5a, 6a, 7a, ठीक है। फिर है a² a³ a⁴। नो, फिर से पावर्स है, नो, दिस इज नॉट एन एपी। अब आ जाओ इसका 12th पार्ट और 13th पार्ट, 14th और 15th, ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं जिसमें आपको कहा जाए कि नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो या इसकी 5th टर्म लिख दो, ऐसे कुछ नंबर्स लिख दे। एपी फॉर्म होती है तो नेक्स्ट टर्म बता दो इसकी, ठीक है। तो जैसे अब लिखा हुआ है √2, √8, √18, तो अपने 9th की थोड़ी सी पढ़ाई हम साथ में लेकर आएंगे अपनी, जो हमने वहां पे स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट किए थे। √2, ठीक है। 8 क्या, √8 क्या हो जाएगा? सो ये मेरे पास आ गया √2। √8 को हम क्या लिखेंगे? 2 √2। √18 को 3 √2 समझ में आता है, 9 × 2 होता है, सबको समझ में आता है नहीं? सो इट विल बी 3 √2, 32 विल बी 4 √2। तो does this sequence form an AP? Yes. The next terms will be 5 √2, 6 √2, 7 √2। लेकिन इसको 5 √2 करके नहीं लिखना है, आपको ऐसे करके लिख कर दिया गया है ना, तो इस नंबर को अंदर भेजोगे। क्या लिखोगे इसको? √50। 6 √2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? √72।
7√2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? स्क्वायर रूट ऑफ 98, 49, स्क्वायर रूट ऑफ 98। समझ में आ गई बात? ये यही चीज इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा। पर हम ये 5√2 अपने मस्तिष्क में लिख कर आएंगे, वो नहीं लिखना है। जिस पैटर्न में उसने टर्म्स को लिखा है, आपने उसी पैटर्न में टर्म्स को लिखना है। बात समझ में आ गई? ये आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम्पलर का, जहां पर स्पेसिफिकली आंसर वैसे ही मेंशन किया गया है। राइट इन द सेम वे एज द टर्म्स आर रिटन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर उसने 2√2 करके दिया होता फिर तो आप लिखते, जब नहीं दिया हुआ तो आपने ऐसे ही लिखना है। जैसे कि वहां पे 3+2√2 था, फिर 2√2 था, फिर 3√2 था, हमने वैसे ही लिखा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आ जाओ, √3, √6, √9, √12 आर दीज नंबर्स इन एपी? समझ में आता है ना? ये 3, 6, 9 में देखना स्क्वायर रूट है साथ में। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है, वरना लोग क्या मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये मुझे यहाँ पर ये नंबर जो है ना 3, 6, 9 है ना, और फिर वो गलती हमारा जो हमने सीखा हुआ √6 माइनस √3 वो कहेंगे इज इक्वल टू √3, फिर वो लिखेंगे √9 माइनस √6 इज इक्वल टू √3। नहीं सिखाया जाता, तो वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नंबर शायद ऐसे ही बिहेव करेंगे, बट ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऑफ कोर्स नो, बट नेक्स्ट में क्या लिखा है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1, 25, 49, 73। डिफरेंस क्या बन रहा है इनमें सब में? 24। तो नेक्स्ट की टर्म क्या आ जाएगी? 97। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना। इसके बाद +24 करोगे तो क्या आएगा? 121, है ना? तो इसको लिखोगे 11 का स्क्वायर। समझ में आया? जैसे कहा। हाँ, नहीं तो बेटा वो 73 भी तो नहीं है ना। तो अगर आपने यहाँ पर नेक्स्ट लिखना है तो आप लिखोगे 97, फिर लिखोगे 11 का स्क्वायर। हाँ, फिर 121, बस यही है। ठीक है, 121 में यू ऐड 24 तो क्या बन जाएगा? 145। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसे ऐसे ही लिखो। ठीक है, कोशिश करना जिस फॉर्मेट में दिया हुआ वैसे ही लिख कर आओ। इतना क्लियर है? अब मैं आपको कुछ टर्म्स देती हूँ, आपने ही बताना है उसमें वो एपी फॉर्म होता है कि नहीं। ये वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है √3, √12, √27, स्क्वायर रूट ऑफ 48। एपी बहुत ही इजी टॉपिक है, घबराना मत, इसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि नई चीज कर रहे हो, दिमाग एकदम से नहीं चलता। एपी बहुत इजी चैप्टर है। और 10th की मैथ तो सच में ऐसा है कि वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट ना, वो आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी, मतलब एपी आप बाद में कहोगे मैम एपी तो हो जाता है आराम से, अटकोगे तो सच स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी। यस, दिस इज एन एपी। √3, 12 क्या हो गया? 2√3, 27 क्या हो गया? 3√3, 4√3। यस, दिस इज एन एपी। नेक्स्ट की तो टर्म्स बता दोगे बस। नेक्स्ट अगर लिखोगे 5√3 तो क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 75। 6√3 लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 108। 7√3 लिखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट टर्म्स हमें बतानी है कि ये एपी है कि नहीं है। ये लिखा हुआ है a+b, a+1 प्लस b, a+1 प्लस b+1। यस, ठीक है ना? अब इसके नेक्स्ट की 3 टर्म्स बतानी है। तो सी क्यों आएगा? क्यों इसमें सी है? फर्स्ट टर्म तो यही है। पैटर्न क्या है कि पहले ए में प्लस किया फिर बी में प्लस किया, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? a+2 प्लस b+1। नेक्स्ट में क्या होगा? a+2 प्लस b+2। कोई तुक नहीं है इसका, कुछ नहीं है लॉजिक इसमें ऐसे लिखने का, पर इसको ऐसे ही लिखना है। तो नेक्स्ट क्या होगा? a+3 प्लस b+2। बिल्कुल एपी फॉर्म करता है, लेकिन इनमें सीक्वेंस के अपीयर, नंबर्स के अपीयर होने का पैटर्न ये है, तो आपने वैसे ही लिखना है कि पहले ए में 1 प्लस करते हैं फिर बी में 1 प्लस करते हैं नेक्स्ट टर्म में।
इसका आंसर ऐसे ही लिखा हुआ है, सच में कह रही हूँ। पीछे एग्जाम्पलर चेक करो ना, मैंने ना पहले ऐसे करवा दिया था, A+1 नहीं करवाया मैंने, A+B+1 करवाया। बाई चांस कभी होता है कि आंसर चेक किया ऐसे ही, तो देन आई रियलाइज उन्होंने सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो प्लीज सेम फॉर्मेट में लिखो। मे बी एनसीईआरटी वांट्स कि उसको फॉर्मेट में लिखा जाए। पेपर में बाई चांस अगर आ गया तो वो 1 नंबर हमें गंवाना नहीं है अपना, ठीक है ना। छोटी सी बात पे एक टर्म में भी पता क्या होता है, टर्म्स होती हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं कि पहले हमने फर्स्ट वाले को अलॉट करना है फिर सेकंड को देना है। मे बी ये कुछ वैसे सीक्वेंसेस होते हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच इफ यू, हाँ 3 का नंबर है। पर गलती क्या होगी, कोई ना कोई बच्चा गलती कराता है एक्साइटमेंट में, नहीं ध्यान दिया, गलती होगी, फटाफट से लिखा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको लगा कि ये सही है, उसमें +2 बाद में लिखा हुआ है, तो आपको लगा वो सही है, कंफ्यूजन होती है माइंड में, विच इज माइंड स्ट्रेस में कितना काम करता है। दैट इज कॉमन एपी, A+1 हो जाए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज A+1, समझ में आ गया। एपी बन रहा है -1/n, कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 - 4/n, 4 - 5/n, 4 - 6/n। नेक्स्ट है A-B/A+B, 3A - 2B/A+B, 5A - 3B/A+B। कुछ मत करना, ये सेकंड टर्म लो, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो और फिर यस नो बोलो, ठीक है। यस नो दिमाग में वहां पर नहीं चलाना है। अब में इनमें सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हाई चांसेस है एपी बन सकता है। तो अपने आप से तुक्के नहीं मारने। ये -A क्या होगा, -A+B, समझ में आ गया। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 2A - B। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम लिखते हैं 5A, वैसे तो खुद समझ जाओगे कि इसमें 2A ऐड हो रहा है, इसमें -B ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पता लग गया। नेक्स्ट की टर्म्स क्या होंगे बता सकते हो पैटर्न देखकर ही, 5 में कितना ऐड होगा, 2, 7A - 4B, और नीचे तो वो A+B है जो चलता जा रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, 9A - 5B/A+B, फिर क्या होगा, 11A - 6B/A+B। क्लियर हो गया, लिख लो इसको, अदरवाइज वर्कशीट में है ये, लिख लो, आंसर्स तो लिख लो इसके, क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। इनफाइनाइट भी होता है, या फिर नो सॉल्यूशन होता है, या फिर ओनली वन। हाँ, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यही होगा। समझ में आ गया, ये लिख लिया सबने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1/m, 1+m/m, 1+2m/m। इसमें ना आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना होता है। देखो 1 है कि 1/m है, क्या है, 1 है ना। कॉन्फिडेंस रखो इसलिए कि मैम 1 ही तो है, ठीक है। तो अपने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो 1 बाय जस्ट स्प्लिट भी कर लेते हो, अगर इसके न्यूमरेटर को, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1+m - 1/m, m/m हो गया विच इज 1। तो अगर आप इसमें 1+m/m में 1 ऐड करते हो तो आपके पास यही आ जाएगा। नेक्स्ट की टर्म्स भी आप बता सकते हो।
अब है जैसे कि √27, स्क्वायर रूट ऑफ 48, स्क्वायर रूट ऑफ 75, 3√3, 4√3, 5√3 बन जाएगा ना। ऐसे ही है 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालो। 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो। आई टेक एलसीएम एज 60, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 4, कितना हो गया 1/60। अब आ जाओ 1/10 माइनस 1/12, इसमें भी एलसीएम क्या लोगे 60, ये आ जाएगा 6 माइनस 5, कितना आ गया 1/60। यस दिस इज अ एपी। बस इसमें नेक्स्ट की टर्म्स निकालनी है आपको। 1/60 आया ना ये, ठीक है। तो नेक्स्ट की टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, आप 1/10 प्लस 1/60, 7/60, 7/60 प्लस 1/60, 8/60, ठीक है। फिर आ जाएगा 9/60, बस 8/60 को आप उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखो। बेसिकली इसको लिखा हुआ है 4/60, 5/60 एंड 6/60। दिस इज बेसिकली 4/60, देन दिस इज 5/60 और दिस इज 6/60। समझ में आ गया, उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी टर्म लोएस्ट फॉर्म में आएगी तो उसे लिखेंगे। समझ में आ गया ये, राइट। तब से उसको रेस लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो ही जाएगा बस। चलो ये वाला ही था, विच वॉज 1/T, 1 माइनस T/P, 1 माइनस 2P/P -1, ठीक है ना। अब आपको कहा क्या जाता है, अब मुझे पता है फर्स्ट टर्म दी होगी, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, एपी की टर्म्स लिखनी। मान लो मुझे कहा जाता है 3 टर्म्स लिखो एपी की, राइट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। उसकी फर्स्ट टर्म आपको दी है एज √2, कॉमन डिफरेंस दिया है 1/√2। तो फर्स्ट टर्म क्या है a1 √2, a2 क्या हो जाता है √2 प्लस 1/√2। रैशनलाइज करोगे या फिर उसको एलसीएम ही ले लो, 2 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/√2। अब a4 इज 3/√2 प्लस 1/√2, क्या लिखोगे इसको 4/√2। समझ में आ गई बात इतनी। अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि एक एपी को ना, चलो वो मैं बाद में रखूंगी, वो पहले टर्म लिख लें फिर लिखते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एपी में जनरल। अब हम जनरल टर्म्स में बात करेंगे कि अगर मुझे कोई भी एक एपी के बारे में बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर्स लिखे 2, 4, 6, 8, तो बहुत बेसिक टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो ऑन। आपने का एपी फॉर्म होता है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। मान लो मैं आपको नंबर दे रही हूँ एपी में, कुछ इस तरह से मैं नंबर लिख कर दे रही हूँ, जैसे कि ये लिखा था हमने 125, देन आई हैव 49, 73, आपने ऐड किया और नंबर आया था 24 ऐड करने पे 97, फिर आया था 121, फिर आया था 145। कितने टर्म्स लिख दिए हमने, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7। नेक्स्ट टर्म a8 बता दोगे। मैं कहती हूँ मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे 49 बताओ कितना आता है, ठीक है। तो आप ऐड करते रहोगे। So we need a certain formula or a certain pattern. We observe a certain pattern कि मैं इन बिटवीन वाले नंबर्स को भूल जाऊं। मुझे मान लो A50 पर ही पहुंचना है, ठीक है, डायरेक्टली जंप लेकर मुझे A50 पे आना है, या मैं बताऊंगी कि अगर मैंने इतने जंप्स लिए तो मैं कौन सी टर्म पे पहुंचती हूँ।
आफ्टर दिस मैं इतने टर्म्स ले रही हूँ, इतना मैं मूव कर रही हूँ, तो मैं कौन सी टर्म पर आऊं तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आए। तो इसके लिए हम इन जनरल टर्म्स बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं nth टर्म में बात करते हैं। क्लियर हो गया? वी ऑब्जर्व कि ये टर्म्स बनती कैसे हैं। क्लियर हो गया इतना? जैसे कि मैंने ये नंबर ही लिया आपका 1, 25, 49, 73, 97, 121, 141। ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ना फिर 2, 4, 6 से समझना आसान हो जाएगा हमें। 2, 4, 6 बहुत ही जनरल है, उसमें 50th टर्म निकालनी आसान है। 49 टर्म 2, 4, 6 में क्या होगी? हाँ, इंटू 2 करेंगे, समझ में आता है ना? आपको मल्टीपल्स में निकालना आसान है। अब इसमें मैं कहूँ नहीं जी पहुंचो जो 100 टर्म पर। और ऐसा ना पेपर में हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, राइट द 30th टर्म ऑफ द एपी। 3 नंबर का कुछ क्वेश्चन था, या फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स कहा था। सो अ गर्ल, उसने एक्चुअल उसने किया था, उसने 30 टर्म्स लिखकर, मेरे पास ही वो बच्चा था, उसने 30 टर्म्स लिखी और उनको ऐड कर दिया। लेकिन मैम टाइम था, मुझे समझ नहीं आया, फॉर्मूला आता नहीं, तो मैंने ऐसे कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आईसीएससी की बच्ची थे वो। 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैम ने 1 नंबर दिया था, कहते पर नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, दिया, बंद कर दो इसको। अब यहाँ पर डन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म इज 1, ए सेकेंड हमने निकाला, तो कॉमन डिफरेंस जो मैंने देखा था वो था 24। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड हुआ। जब मैंने थर्ड टर्म लिखा फर्स्ट टर्म में देखकर कि अगर मैंने यहां से 24 जंप किया है, तो फर्स्ट टर्म से तो 24 2 बार जंप हो गया, तो 1 प्लस 24 प्लस 24, A4 1 में 24 के जंप लिए हैं, 73 तक पहुंचना है, तो 1 पे खड़ी हूं, कितनी बार जंप करूंगी? 3 बार। 3 बार 24 का हमने जंप लिया, तो मैं 73 पे पहुंच जाऊंगी। क्लियर हो गया इतना? तो इसको लिखती हूँ, A2 में 24 ऐड हुआ है एक बार, A3 में 24 ऐड हुआ है 2 बारी, A4 में 24 ऐड हुआ है 3 बार। ठीक है, अब इसी एक पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। A1 में तो 24 था ही नहीं, सिंपल 1 था। A2 में 24 ऐड हुआ 1 टाइम, A3 में 24 ऐड हुआ 2 टाइम्स। आपको पता तो होगा कि 1 ऐड 1 है फर्स्ट टर्म, 24 ऐड करते जाना है। कितनी बार ऐड करना है वो हम देखेंगे, आप समझेंगे कि A4 में 24 ऐड हुआ है 3 टाइम्स। तो अगर मैं A5 लिखूंगी, तो मैं 24 कितनी बार ऐड करूंगी? 4 टाइम्स। A6 लिखूंगी तो 24 कितनी बार ऐड करूंगी? 5 बार। अगर A7 लिखूंगी तो 24 कितनी बार ऐड करूंगी? 6 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ A49 निकालो, तो आपको क्या पता है कि 1 में 24 ऐड करना है कितनी बारी? 48 टाइम्स। ये तो पर्टिकुलर सीक्वेंस था, आपने कहा 1, 24 ऐड किया 48। किसी भी एपी में यही होगा, कोई भी एपी ले लो, उसमें यही पैटर्न होगा ना कि कॉमन डिफरेंस। तो अब मैं क्या करती हूँ, फोन आ गया, मैंने फर्स्ट टर्म लिया A, कॉमन डिफरेंस लिया D। ठीक है, सो इफ आई राइट A1, तो फर्स्ट टर्म लिखा गया, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ। A2 में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा? D। A3 is A plus 2D, A4 is A plus 3D, A5 is A plus 4D। तो इन जनरल nth टर्म कहते हैं हम उसको AN। यहाँ पर मैंने अगर n नंबर लिखा है, तो D n-1 टाइम्स ऐड होता है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया एपी का, जो फर्स्ट आपकी सेकंड एक्सरसाइज है ना, यही यूज होगा हर बार। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। इस चीज को लिखना है, लिख सकते हो, समझना है, समझ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एपी जो आप फॉर्म करते हो, कि कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ। तो इट इज ऑलवेज, अगर वो nth टर्म है तो वो n-1 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ एपी कहा जाता है, या कहते हैं कि जनरल टर्म।
कि इन जनरल ऐसा ही एक सीक्वेंस बनेगा, उसमें ए डाल दो, एन डाल दो, डी डाल दो, आपके पास पूरी एपी बनकर आ जाएगी। ये एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी निकालना हो पेपर में ना, आपकी बुक्स में, एक्स्ट्रा बुक्स में इसी वेरिएशन दी जाएंगी कि ये जी डी निकालना है तो ये फॉर्मूला है, एन निकालना है तो ये फॉर्मूला, कुछ नहीं है, इसी को आगे पीछे घूमना घुमा दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी डी निकालना है, है ना, सिंपल समझा रही हूँ। आपने ए एन लिया माइनस ए लिया, तुम्हारी मम्मी का भी सुना रहा है, क्या हो गया, ए एन माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन डी, बताया था यहाँ क्लास है, बताया था यहाँ पे क्लास है। फिर अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो क्या करते हैं, इसको अलग से फॉर्मूला बना देते हैं। विद प्रैक्टिस याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तो इसी पर आ जाओ। मैं तो वही कह रही हूँ ना, बुक्स में क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए, या फिर कभी स्पीड टेस्ट होता है ना, उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला जी डी के लिए ऐसा याद कर लो, एन के लिए याद कर लो, कुछ नहीं करना आपने। बात समझ में आई मैं क्या समझा रही हूँ आपको, कि हमें सिर्फ ये एक बेसिक फॉर्मूला याद करना है, ये जो बाकी के फॉर्मूला दिए हुए हैं ना, इसी से बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर मैं आपके पास नंबर्स लिखती हूँ, 3, 8, 13, 18 सो ऑन, इसकी राइट द 90th टर्म, क्या लिखोगे, ए एन क्या होता है, लिखो सारे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए कितना है इसमें, 3, एन कितना निकालना है हमें, 90, तो यहाँ 90 आ जाएगा, और यहाँ पर n माइनस वन आता है तो क्या करेंगे, 89, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 प्लस 89 इंटू 5। क्लियर हो गया, चलो इतना ही काम है आज, बाकी कल इसको एपी को कंटिन्यू करेंगे। आपकी साथ साथ ना आपके जो भी टेस्ट पेपर में फर्स्ट 4 चैप्टर्स अकॉर्डिंगली ले लो, अपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स के जो भी डाउट्स है वो साथ के साथ करते जाओ। ठीक है।